अच्छा बात याद रखिए, पिछला वाला क्वेश्चन था भुजा के बेस पर नहीं था, कोण के बेस पर था। ये वाला क्वेश्चन स्क्वायर में है, तो हमने ये बताया किसी भी सदिश राशि का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर आता है। वेक्टर लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परिमाण होगा, क्योंकि माइनस प्लस रहेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो केवल प्लस ही आएगा। हेलो दोस्तों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग वेक्टर अलजेब्रा की एक नई एक्सरसाइज को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो वेक्टर अलजेब्रा बालाजी प्रकाशन से है। एक्सरसाइज 20.2 नई वाली बुक में 18.2 है, ठीक है। और ये पुरानी वाली बुक से हम इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन है और नई वाली बुक में कम क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगवाना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की बात है ना भैया। तो पहला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब एक ही बिंदु से या एक बिंदुगामी होते हैं। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष कितने हैं, कोण कितने हैं, 3, और वहां से हमको क्या डालना है, एक लंब डालना है सामने वाली भुजा पर। याद रखिए लंब है ए बी सी, एक त्रिभुज हमने लिया। ए से हम ये अर्धलंब नहीं है, शीर्ष लंब डाला गया, यानी कि कोई जरूरी नहीं ये कोण आपस में बराबर बराबर हो। ये जब कहेगा अर्ध शीर्ष लंब कहता तो जाहिर सी बात है समद्विभाजित वाला होता, आधा हो जाता, तब ये कोण बराबर होते। लेकिन इसमें कुछ भी कोई केस नहीं, बस केवल यहां से एक रेखा खींचनी सामने वाली भुजा पर लंब, दूसरे वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, तीसरे वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब, ऐसे 3 खींचने। और ये बताना है कि ये जो तीनों लंब गए हैं भाई, क्योंकि शीर्ष से खींचे गए, और ये बताना है हमको, शीर्ष लंब इसलिए कहते हैं, हमको ये बताना है कि ये बिंदु ओ से होकर जाते हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि ये बिंदु ओ से होकर के जाते हैं। तो हम उल्टा सिद्ध करेंगे। हमें दिया गया है लंब डाले गए और ये ओ से होकर के जाएंगे, शीर्ष लंब ओ से होकर के जाएंगे, ये 90-90। हम उल्टा मानेंगे, ये हमें दिए गए हैं शीर्ष लंब, हम ये मानेंगे कि ये ओ से होकर के जाते हैं। अगर ओ से होकर के जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये कितने अंश के कोण बनाएंगे, 90। भाई शीर्ष लंब होंगे होंगे कि नहीं होंगे, यही चीज हमको दिखाना है। तो उल्टा देखना है बस, और कुछ नहीं। तो ये वाला जो कोण F है इसको, अच्छा एक तरीका और, इसको हम मान लेते हैं, जो कोण F है उसको हम मान लेते हैं कोण 1 और E को मान लेते हैं कोण 2। तो कोण F, कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, बराबर। वो कितने हैं, 90 अंश। ये हमें गिवन है, यानी दिया है। ये दो 90 अंश के, हम अगर किसी तरीके से ये सिद्ध कर लें ये जो कोण 3 है ये 90 अंश का हो जाए, प्रूफ करना है हमको। ईटी प्रूफ दैट कोण 3 जो है वो कितने अंश का है, 90 अंश। अगर ये सिद्ध कर दे कि कोण 3 90 अंश का है, बस यानी कि ये शीर्षलंब होंगे तीनों के तीनों, और शीर्षलंब है तो जाहिर सी बात बिंदु ओ से होकर के जाएंगे, बिंदुगामी होंगे, एक संगामी होंगे, एक ही एक बिंदु से होकर के जाएंगे, ठीक है। तो कोण 1 ये वाला कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो ऊपर वाला कोण भी कितने अंश का होगा, 90। इसमें ऊपर वाला कोण कितने अंश का होगा, 90। इसको हम नाम दे रहे हैं कोण 4, इसको नाम दे रहे हैं कोण 5। तो प्रूफ में हम चलते हैं। कोण 4 बराबर है कोण 5 के, और दोनों के दोनों कितने अंश के, 90। अगर हम कहें कोण 4 प्लस कोण 5 का मान कितना है, तब कितना आएगा, आगे देखिए। तो इसी कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 90, और 90 कितना हो जाएगा, 180। ये भी 90, ये भी 90, 180। अब समझना है, अगर यहां से हम एक वृत्त खींच दे, एक क्या खींच दे, वृत्त, इन चारों शीर्षों से एक वृत्त खींच दे, तो वृत्त के 4 शीर्ष हो गए।
ए ई ओ ई, ठीक, ए एफ ओ ई, ये 4 शीर्ष हो गए और ये चारों एक वृत्त पर है। तो ये, और कोण एफ के सामने कौन सा कोण है? कोण ई है। कोण ओ के सामने कौन सा कोण है? एफ। तो अगर कोई भी एक चतुर्भुज है, एक वृत्त है, उसके अंदर अगर कोई एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर हो, ठीक, और दो कोणों का योग, किन्हीं दो कोणों का योग सम्मुख, किन्हीं दो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो, जैसे इसमें ए ई ओ एफ सर्कल पर है, कोण ई और कोण एफ आमने सामने वाले कोण है, इनको दोनों को जोड़ा गया 180 अंश आ रहा है। तो इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए हम कह सकते हैं चतुर्भुज ए ई ओ एफ, ए ई ओ एफ एक चक्रीय चतुर्भुज। अभी हम भुजा नहीं लिए भैया, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये वाले कोण भी क्या होंगे? 180 अंश होंगे इनके दोनों का कोणों का योग। अब ये तो एक सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज हो गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ओ ई भुजा, ओ ई भुजा, एक चीज और करना है, हम यहां से एक रचना कर रहे हैं, ये ई और एफ को हम मिला रहे हैं, ई और एफ को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, और इसके बाद हम देखेंगे ये वाला कोण। 5 के बाद ये कौन सा कोण हो गया? 6, और ये कोण कौन सा हो गया? 7। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? तो वो चीज यहां पर हम समझते हैं। अगर एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है, ये कौन सी भुजा हो गई? ओ ई हम मान लेते हैं। ओ ई जो है कहां पर कोण बना रहे हैं? देखिए ओ ई जो है मिलकर के कहां पर कोण बना रहे हैं? एफ पर। ओ ई मिलकर के एफ पर कोण बना रहे हैं। कौन सा कोण बना रहे हैं? 6। और एफ किससे जुड़ा है? ए से जुड़ा है, जुड़ा है। और साथ ही साथ ओ किससे जुड़ा है? ए से जुड़ा है। ई भी किससे जुड़ा है? ए से। अगर हम इसको ए नाम दे दें, इसको एफ नाम दे दें, तो ध्यान से समझना, ओ ई के कारण एफ पर कौन सा कोण बन रहा है? 6। ओ ई के कारण ए पर कितना कोण बन रहा है? 7। तो ये दोनों हो जाते हैं एक ही वृत्तखंड, यानी ओ ई द्वारा एफ पर जो कोण बन रहा है और ओ ई चाप द्वारा ही किस पर कोण बन रहा है? ए पर। ये बराबर होते हैं हमेशा, याद रखिए। कक्षा 9 की थ्योरम है वृत्त की, कि ओ ई द्वारा जो है एफ पर कोण बन रहा है, जो ओ ई द्वारा दूसरा कहां पर कोण बन रहा है? ए पर बन रहा है। ये दोनों बराबर होते हैं, समान चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, अगर समान चाप द्वारा बने, ठीक। अब एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, कोण समान होते हैं। क्या होते हैं भैया? समान होते हैं, ठीक। हम कह सकते हैं कि, देख सकते हैं यहाँ पर, कि ये ओ ई चाप द्वारा, इस चाप द्वारा भैया ओ ई चाप द्वारा कहां पर कोण बन रहा है? कोण 6 बन रहा है। ओ ई चाप द्वारा ही कौन सा कोण बन रहा है? कोण 7 बन रहा है। इसका मतलब 6 और 7 आपस में क्या होंगे भैया? बराबर होंगे। कोण 6 बराबर कोण 7। इक्वेशन नंबर 7 नोट करना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर अब करना क्या है? अब हम ये वाला चतुर्भुज लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये बी सी ई एफ चतुर्भुज, बी सी ई एफ में, ठीक, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, अब समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज ऐसे ही तो बनते हैं, ये समलंब चतुर्भुज ऐसे भी बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं, ठीक। तो अगर ये दो तरीके की बनते हैं, बाकी आप चाहें तो आकार बदल सकते हैं, लेकिन अगर इस जैसा कोई समलंब चतुर्भुज बना है और गौर से देखा जाए ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो इसे कहा जाता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और इसकी खास बात क्या है जानते हैं आप लोग, अगर कोई भी चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है उसकी क्रमागत कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, क्रम से जो कोण, जैसे इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो आएगा 180, इसको और इसको जोड़ेंगे 180 बनेंगे, यानी ठीक है, इनको इनको जोड़ा जाएगा तो 180 बनेंगे। तो ये चीज ध्यान देना है इनको, ये थोड़ा टेढ़ा है भैया, ठीक है, थोड़ा क्या है, टेढ़ा है। अब लेकिन यहां पर देखेंगे तो ये एकदम टेढ़ा है, तो अगर ऐसा बन रहा है चतुर्भुज तो ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होंगे। और इसकी खास बात क्या जानते हैं, इसके सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, अन्यथा क्रमागत कोणों का योग 180 अंश होता ही है, साथ ही साथ सम्मुख कोणों का योग भी 180 अंश होता है। योग 180 अंश होता है भैया, बराबर होने का मतलब अलग है, योग करने का मतलब अलग है। तो यहां पर सम्मुख कोण कौन कौन से हैं भैया, यहां पर सम्मुख कोण है हमारे पास ये, एक ये वाला है कोण और एक सी वाला है, ठीक है। तो कोण ये वाला कौन सा है, 1+6, कोण 1 प्लस कोण 6, और सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी, इनका योग करेंगे कितना आएगा, 180 अंश आएगा, ठीक भैया। अब वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, क्या डाल देते हैं, वैल्यू, कोण 1 की वैल्यू हम पहले से ही पढ़ चुके, कितनी दी हुई है, 90 अंश, ठीक है, प्लस कोण 6 किसके बराबर है, कोण 6 7 के बराबर, और प्लस का कोण सी बराबर कितना हो गया, 180 अंश। 90 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, घटेगा कितना बचेगा, 90 बचेगा, यानी कोण 7 और प्लस कोण सी अगर जोड़ा जाएगा तो कितना बचा, 90 अंश बचा, ठीक भैया। तो कोण सी और कोण 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 90 अंश आएगा। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, अच्छा फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ ठीक, त्रिभुज ए डी सी ये वाला, ठीक है। हम इधर वाला 3 ना दे करके इधर 3 दे दो, हमको 3 मिला ना, कोण 3 दो चाहे ना दो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। पहला कोण कौन सा है, कोण ए है, जो कि कितना है, 7 प्लस, दूसरा कौन सा कोण है, कोण डी, और तीसरा कोण कौन सा है, कोण सी, इनका योग करेंगे तो कितना आता है, 180 अंश आता है। अभी हमने पढ़ा कोण 7 और कोण सी, 7 और सी कितना है, 90, तो ये दोनों 90 है, इधर आएंगे तो 180 से घट जाएंगे, कोण डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, अर्थात हम कह सकते हैं कोण डी कितना है, 90 अंश है, क्या है, 90 अंश। एक ही बिंदु से जा रहे हैं, ये चीज प्रूफ हो गया, हमने उल्टा प्रूफ किया है, याद रखिए हमें दिया गया है कि जो शीर्षलंब है वो एक बिंदु से होकर के जाते हैं, ये सिद्ध करना है, दिया गया है शीर्षलंब जाने हैं ओ से, ये प्रूफ करना है। हमने उल्टा माना, हमने माना ये कि जो सभी शीर्ष है वो ओ से होकर के जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो अगर दो शीर्ष 90 अंश के कोण बना रहे हैं तो तीसरा शीर्ष भी 90 अंश का कोण बनाना चाहिए, क्योंकि शीर्षलंब 90 अंश के कोण पर होते हैं और एक बिंदु से होकर के जाते हैं, अगर बिंदु से होकर जा रहे हैं तो जरूर से जरूर ये शीर्षलंब होंगे। अगर दो कोण हमने 90 अंश सिद्ध कर दिया, दो कोण हम 90 अंश माने, दो शीर्षलंब हमने मान लिया 90 अंश है, और तीसरा कोण भी 90 अंश आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि हम जो प्रूफ करना चाहते हैं वो प्रूफ हो चुका है। समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, और सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हमें एक त्रिभुज दिया गया भैया, त्रिभुज ABC दिया गया है, और एक इसमें से एक माध्यिका डाली गई,
एडी एक माध्यिका डालेगी। माध्यिका क्यों? क्योंकि जो डी है वो बीसी को दो बराबर भागों में बांटता है। जो डी है वो इस पूरी लाइन को दो भागों में बांट रहा है। पहला कौन सा भाग है? डीडी, और दूसरा कौन सा भाग है? डीसी। और हमको सिद्ध करना है ये इतना चीज। चलिए सिद्ध करते हैं। प्रूफ, प्रमाण या उपपत्ति। उसके लिए हम करेंगे क्या भैया कि एक हम यहां से एक हम लंब डालेंगे। याद रखिए माध्यिका और लंब बिल्कुल अलग है। यहां पर से हमने एक लंब डाला और इसका नाम दे रहे हैं बिंदु P। ये हमने रचना। अब हम करेंगे क्या? ये वाला त्रिभुज लेंगे, ए बी पी त्रिभुज समकोण है ना ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज रचना कर चुके हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी पी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश हो। तो इस त्रिभुज में कोण भी 90 अंश है। जाहिर सी बात है इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाएं जो होती हैं एपी और बीपी इनके वर्गों की योग के बराबर होता है। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण कितना हमारा? एबी। तो एबी स्क्वायर बराबर लंब कितना है? एपी स्क्वायर और प्लस आधार कितना भैया? ये आधार बीपी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बीपी को हम तोड़ेंगे। बीपी को तोड़ सकते किसमें? बीडी और डीपी में। तो एपी स्क्वायर प्लस बीबी को तोड़ दिया, बीडी प्लस डीपी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला लगाते हैं। एबी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? एपी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना हमारा? बीपी प्लस 2 ए कितना है? बीपी, बी कितना है? डीपी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम लगी थी बस। हमको ए बी स्क्वायर पता चल गया। अब हम ए सी स्क्वायर निकालेंगे इसी समकोण त्रिभुज में। भाई इधर से भी तो ये 90 अंश होगा क्योंकि टोटल कोण 180 होता है। ठीक, पूरा कोण 180, ये 90 इधर भी 90। ये कौन सा त्रिभुज है? एपीसी। समकोण त्रिभुज ए पी सी में। अच्छा बात याद रखिए, पिछला वाला क्वेश्चन था भुजा के बेस पर नहीं था, कोण के बेस पर था। ये वाला क्वेश्चन स्क्वायर में है। तो हमने ये बताया था किसी भी सदिश राशि का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर आता है। वेक्टर लगाइए चाहे ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, उसमें केवल परिमाण होगा क्योंकि माइनस प्लस रहेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो केवल प्लस ही आएगा। तो माइनस प्लस ही दिशा बताते हैं, सदिश का काम होता है दिशा बताना। तो दिशा तो कम खत्म ही कर देता है वो, बस ये चीज। तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से ये कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है? अच्छी बात 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो गई हमारी कर्ण। कर्ण कितनी है? एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब कितना है? एपी स्क्वायर प्लस आधार कितना है? पीसी स्क्वायर। अच्छा पीसी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम डीसी से पीसी निकाल दे, पीसी को, अच्छा पीसी ही हमको चाहिए ना। अगर हम डीसी से ये वाली भुजा निकाल ले, डीसी से बीपी निकाल ले तो कितना बचेगा? पीसी बचेगा। तो पीसी को ही हमको निकालना है। ये क्या हो जाएगा? एपी स्क्वायर प्लस पीसी। पीसी को क्या लिख सकते हैं? डीसी माइनस डीसी, ये चाहिए ना हमको, तो डीसी माइनस डीपी, डीसी माइनस डीपी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? एसी स्क्वायर बराबर कितना है? एपी स्क्वायर और प्लस एक चीज याद रखिए, डी जो है किसका मध्य बिंदु है? डी जो है बीसी का मध्य बिंदु। इसका मतलब बीडी जो है किसके बराबर है? डीसी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम दीजिए, इसको सेकंड नाम दीजिए। तो हम डीसी को क्या लिख सकते हैं भैया? डीसी को हम लिख सकते हैं बीडी। तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं? बीडी माइनस डीपी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर खोल देते हैं, ये एपी स्क्वायर ही रहेगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? डीपी माइनस 2
ए कितना है बी डी इंटू बी कितना है डी बी। इक्वेशन नंबर थर्ड, कुछ नहीं, अब दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो एलएचएस एलएचएस जुड़ेगा, आरएचएस आरएचएस जुड़ेगा। तो एलएचएस हमारा इधर क्या है ए बी स्क्वायर प्लस इसका एलएचएस कितना है ए सी स्क्वायर। ये हमारा एलएचएस मिल चुका है, आरएचएस हमको इतना है बराबर। अब इसको आरएचएस आरएचएस जोड़िए तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से जोड़ना है। तो एपी स्क्वायर कितने हो गए 2AP स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, बीपी है ना, बीपी को तोड़ना था ना, बीडी ये बीपी था भैया, बीपी को तोड़ दिए थे, ये बीडी स्क्वायर है, बीडी स्क्वायर बीडी स्क्वायर बीडी स्क्वायर कितने बीडी स्क्वायर हैं 2BD स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर कितने हो गए 2DP स्क्वायर हो गए। और ये 2BP DP माइनस 2BP DP ये दोनों याद रखिए अपने आप में कैंसिल आउट होंगे, ये दोनों अपने आप में जोड़ने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब एक चीज यहां पर देखिए, अब की बार हम अंदर वाला त्रिभुज ले रहे हैं छोटा सा APD में, समकोण त्रिभुज APD में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। तो कर्ण अब की बार कौन है AD स्क्वायर बराबर लंब क्या है AP स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार हमारा DP स्क्वायर। ये होता है ना। अच्छा यहाँ इक्वेशन सेकंड था और ये इक्वेशन क्या था थर्ड था, ठीक। तो यहां से देखिए AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा इधर से AP स्क्वायर और इधर से क्या बचा DP स्क्वायर और प्लस का कितना बचा 2BD स्क्वायर, ठीक भैया। अब इधर से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 यहाँ भी 2 हमने बाहर निकाल दिया एकदम से। AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर किसके बराबर AD स्क्वायर और प्लस ये किसके बराबर है BD, ये BD स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ भी तो करना था, यही तो हमको प्रूफ करना था भैया। अब अगर वेक्टर फॉर्म में इसको डिनोट करना है तो यहां से क्या लगा दीजिए BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर वेक्टर लगा दीजिए, BD वेक्टर बराबर DC वेक्टर, डायरेक्शन सेम रखनी है, अगर डायरेक्शन सेम है तभी चिन्ह बराबर बराबर रहेंगे। अगर एक BD स्क्वायर दूसरा CD लेंगे, एक BD दूसरा CD लेंगे तो डायरेक्शन अलग हो जाएगी, यानी माइनस चिन्ह दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि हम इसका प्रयोग स्क्वायर में ले रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं बचा इसका। भाई BD को हमने क्या किया DC रख दिया, या DC को हमने क्या रख दिया BD रख दिया, और स्क्वायर में रखा तो कोई मतलब ही नहीं बचा, BD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर हो गया। ये इसका सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है उदाहरण नंबर 5 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु से शीर्ष उसके शीर्ष समान दूरी पर होते हैं। समकोण त्रिभुज का जो मध्य बिंदु होता है वो जितने भी त्रिभुज के शीर्ष होते हैं उसमें समान दूरी पर होता है। ये चीज और जो क्वेश्चन दिया गया है वो अलग है। और एक चीज और है, समकोण त्रिभुज है अगर, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण भुजा होती है उसका मध्य बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। त्रिभुज का परिकेंद्र मतलब यहां सेंटर मान करके अगर हम एक सर्कल खींचेंगे तो वो तीनों के तीनों शीर्ष से होकर के जाएगा, ये चीज होता है। परिकेंद्र मतलब बाहर का एक सर्कल होगा और उसका केंद्र इस डी पर होगा, ठीक भैया। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है। जाहिर सी बात है, मध्य बिंदु होने का मतलब क्या हुआ, कर्ण का मध्य बिंदु कौन है डी। कब होगा, जब AD किसके बराबर होगा DB के। डायरेक्शन सेम रखनी, वेक्टर मेथड से लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर भैया पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, वेक्टर नॉर्मल वेक्टर योग नियम द्वारा, सदिश योग नियम द्वारा, बाकी हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही आसान क्योंकि बन जाएगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ा,
कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो मध्यबिंदु होता है, समकोण त्रिभुज का जो मध्यबिंदु होता है वो अपने शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। वो अपने शीर्षों से क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है। अर्थात CD जो होगा वो CD जो होगा वो AD के भी बराबर होगा और DB के भी बराबर होगा। लेकिन भैया हमको AD और DB बराबर प्रूफ कर रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, एक बार इस वाले त्रिभुज में हम DC को AD के इक्वल रख देंगे और एक बार नीचे वाले त्रिभुज में हम CD को DB के इक्वल रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये भुजा इन दोनों के बराबर होगी। अगर ये भुजा हमने इसके बराबर रखी और ये भुजा हमने इसके बराबर रखी और रखने से यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हमको प्रूफ मिल जाएगा। यही हम करने वाले, शुरू करते हैं। ठीक है, ये 90 अंश के पाइप में हम लंब डालें, ठीक है। अब अगर एक सर्कल खींचेंगे भी यहां से भैया, एक सर्कल खींचेंगे भी यहां से एक, तो जाहिर सी बात है ये सेंटर, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या ऐसे भी बराबर होती है। लेकिन वो सर्कल के रूल से यहाँ पर नहीं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान मेथड से बताएंगे। वो टोटल 2 मेथड हैं, उनमें से एक मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रूफ हम लेकर के चल रहे हैं, हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला समकोण त्रिभुज ADC में कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ये कर्ण हो गई, 90 अंश इधर वाला लेंगे तो ये भी कौन सी भुजा हो जाएगी, कर्ण। ठीक, समझ में आएगा। तो कर्ण भुजा यानी AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर क्या है, AD स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार कितना हमारा CD स्क्वायर। अब भैया एक चीज बताए थे, किसी भी सदिश का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, वेक्टर हट जाता है। ठीक, ये चीज याद रखिए। तो वेक्टर लगाने कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने स्क्वायर लगा दिया है। अब क्योंकि हमको क्या करना है, CD को एक बार हमको किसके इक्वल रखना है, AD के। CD इज इक्वल्स टू AD रखेंगे। ठीक, थ्योरम है कि ये मध्यबिंदु हमें दिया गया, मध्यबिंदु है तो जाहिर सी बात ये अपने शीर्षों से समान दूरी पर होगा, तो इससे भी समान दूरी पर होगा। समान दूरी पर होने का मतलब ये दोनों हमको बराबर ला रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, एक बार इसको इक्वल रख इसके इक्वल रख करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमेय से होता है, इसके द्वारा होता है प्रमेय से। एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों को लगाना भी है, इसके लिए ये होमवर्क है आज का। एग्जाम्पल नंबर 5 शायद बुक में दूसरा हो लेकिन आप समझ सकते कौन सा होगा। ठीक, अब वो तो बहुत आसान है, उससे कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करेंगे, CD को किसके इक्वल रखेंगे, AD के, क्योंकि CD का हमको कोई जरूरत ही नहीं है। तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD किसके बराबर है, AD के, AD स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भैया, AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मिल गया हमको भैया, फर्स्ट। ठीक, अब पुनः हम नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा है, समकोण त्रिभुज BCD में कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, PT लिख दीजिए डायरेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण भुजा क्या है, BC स्क्वायर बराबर, स्क्वायर लग दिया तो चाहे CB लिखिए चाहे BC, कोई दिक्कत नहीं, बराबर लंब स्क्वायर कितना है, DB स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार CD स्क्वायर। अब भैया क्योंकि प्रमेय से हम पहले से ही बता चुके हैं कि CD किसके बराबर डालना, CD बराबर हमको किसके डालना, CD बराबर किसके डालना, DB के। वेक्टर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर से वेक्टर हट जाएंगे। ठीक, प्लस माइनस लगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये प्रमेय होंगे। अब BC स्क्वायर बराबर कितना होगा, BD स्क्वायर प्लस CD किसके बराबर, DB के बराबर, DB स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भैया, यहां से हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर DB स्क्वायर 2DB स्क्वायर, कितने, DB स्क्वायर 2DB स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम पुनः कौन सा त्रिभुज लेंगे जानते हैं आप लोग, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये भी तो एक 90 अंश का कोण है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। पुनः
बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भैया, सबको पता है AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर CB स्क्वायर या BC स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से हम वैल्यू उठा करके यहां डालेंगे। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर का मान कितना है, AC स्क्वायर का मान समीकरण 1 से 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान 2DB स्क्वायर, BD या DB स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, अच्छा एक चीज और है, AB को हम तोड़ सकते हैं, AB को तोड़ सकते हैं किसमें AD प्लस DB का होल स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, AD DB, ठीक, बराबर 2, अभी ऐसे लिखा है AD स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर, ठीक, A प्लस B का होल स्क्वायर लगाइए, A स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस 2AD गुणा DB बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर। फ्रेम में आ रहा है ना, ठीक, चलिए अब सभी को इधर ले आइए, तो AD स्क्वायर इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इधर 2 थे प्लस के, इधर एक आया ये माइनस का, तो बचे कितना AD स्क्वायर बचा प्लस DB प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, एक थे इधर आया वो ये क्या हो गया माइनस का, और 2 इधर थे तो बचे कितने 1 प्लस ये इधर आया प्लस, इधर आएगा तो माइनस 2AD गुणा DB और बराबर में कितना बचा, सब इधर आ गए उधर इक्वल में 0। सबको पता ये फार्मूला बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर, AD माइनस DB का होल स्क्वायर खत्म हुई हो जाएगा इसका, तो AD माइनस DB बराबर 0, तो ये इधर आएगा प्लस, AD बराबर कितना हो जाएगा DB, AD जो है DB के इक्वल, चाहे तो आप वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि डायरेक्शन सेम है और वैल्यू तो सेम आ ही रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए हमने प्लस रखा, हमको चिन्ह से कोई मतलब नहीं, प्लस रखा। अगर ये इसके बराबर यानी D जो है किसका मध्य बिंदु AB को हमने क्या नाम दिया था यहाँ कर्ण का मध्य बिंदु, ठीक, कर्ण का मध्य बिंदु ये हो गया हमारा रूट, ठीक, यही हमारा रूट। अब आप चाहें तो यहां से सर्कल खींच सकते हैं, यहां से सर्कल दूर से खींचना, यहां से सर्कल खींच सकते हैं, ठीक, तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक बल F वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, विस्थापन D वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप के अनुदिश क्रिया करता है। विस्थापन की दिशा में बल लग रहा है, क्रिया करने का मतलब है अनुदिश क्रिया करने का मतलब है उसी की दिशा में कार्य कर रहा है। सिद्ध कीजिए बल द्वारा किया गया कार्य 48 इकाई है, यूनिट है, क्योंकि मात्रक कोई नहीं दिया गया तो इसका भी मात्रक नहीं होगा, इतने यूनिट है। कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य जो होता है बल और विस्थापन के बिंदु गुणन के बराबर होता है, आदेश गुणन के बराबर होता है। वैल्यू डालेंगे अगर तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है D वेक्टर के साथ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। डॉट प्रोडक्ट में हमने ये बताया था कि समान वाले सदिश का समान वाले सदिश से गुणा कराना है, बाकी सबको छोड़ देना है, सबके 0 हो जाते हैं सबके साथ, ठीक है, i का i से, j का j से और k का k से, 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4, i कैप से गुणा करेगा तो 1 आता है, 3 तरह की 9, j कैप गुणा करते हैं तो 1 आता है। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ये दिशा बताता है, x अक्ष की, y अक्ष की, z अक्ष की, और इनकी वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है, किसी के ऊपर कैप लगा होता है तो उसका मतलब उसका मान 1 होता है। 100 बची 35, k कैप का k कैप से गुणा हो जाएगा 1,
तो 35 और 9 कितना होता है 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, 48 यूनिट ये टाइम हो जाएगी इसका, हो जाएगा इसका आंसर। यही हमको प्रूव करना है। ये हो गया हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 5, बलून F1 बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप तथा F2 माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप का परिणामी बल एक कण पर लगाया जाता है, ठीक है, जो बिंदु माइनस 1,1,2 पर स्थित है तथा कण को बिंदु 1,2,3 पर विस्थापित कर देता है। सिद्ध कीजिए परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य। परिणामी बल द्वारा, सबसे पहले परिणामी बल क्या होगा, जो परिणामी बल होगा वेक्टर F वो बराबर होगा, क्योंकि कोई डायरेक्शन दी नहीं गई है तो F1 प्लस F2 के बराबर होगा। अगर डायरेक्शन दे दी जाती तो हम कुछ करते, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्शन दी नहीं गई है, ठीक भैया। तो F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 2i कैप, ये 5वां नंबर क्वेश्चन, 2i कैप और फिर प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस F2 कितना है माइनस i कैप प्लस माइनस का गुणा माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। सॉल्व करेंगे तो F परिणामी बल हमारा कितना आ जाएगा, 2i से 1i गया, 1i बचा, j और j मिलकर के 2j हो जाएंगे, k माइनस का 2k यहाँ प्लस का, तो कितना आ जाएगा k बन जाएगा। ये परिणामी बल है और यही इसी परिणामी बल पर हमको क्या निकालना है, विस्थापन। कहां से कहां तक विस्थापित होता है, बिंदु -1,1,2 से कण विस्थापित हो जाता है बिंदु B तक। बिंदु B के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2,3, ठीक। तो AB का मान कितना आ जाएगा, AB बराबर ये O A की स्थिति सदिश B की स्थिति सदिश बनाइए, चाहे अगर AB यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, अगर जो इन दोनों के बीच की दूरी, भाई इसकी ये A जो है ये मूल बिंदु से दूरी दी गई है इतनी है और B की इस मूल बिंदु से दूरी इतनी है, इन दोनों में दूरी का अंतर कितना होगा, दूरी कितनी होगी जो इनका अंतर होगा, ठीक है भाई। किसी बिंदु से यहां से दे दी गई, यहां पर हमने मान लिया कोई एक बिंदु O है, वहां से A की दूरी दी गई इतनी है, पॉइंट इतने पॉइंट पर है, B इतने पॉइंट पर है, इन दोनों में अंतर कितना आएगा, तो इन दोनों में अंतर हमको निकालना है। तो AB वेक्टर बराबर कितना आएगा, AB वेक्टर बराबर B माइनस A, BA वेक्टर OB माइनस OA वेक्टर। तो B की स्थिति से A की घटाइए स्थिति, 1 माइनस 1, भाई 1 यहाँ प्लस का और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आई का, और फिर इसके बाद 2 माइनस 1 प्लस का चिन्ह, 2 माइनस 1 बी वाले में से ए वाला घटाइए, बी से ए घटाइए, 2 माइनस 1 जे का प्लस 3 माइनस 2 ठीक है। सॉल्व करेंगे तो विस्थापन हमारा कितना आ जाएगा, ए बी जो है वो विस्थापन है, ए और बी के बीच की दूरी है, न्यूनतम दूरी, विस्थापन होगा वेक्टर डी या वेक्टर एस बराबर कितना आया, ये 2i का प्लस जे का प्लस के का, मिल गया हमको विस्थापन। अब हमको निकालना है कार्य, और कौन सा बल यहाँ पर यूज में लेना है, परिणामी बल लेना है। कौन सा बल भैया यूज में लेना है, परिणामी बल, और परिणामी बल हमारा कौन सा है, तो कार्य कितना आ जाएगा, कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन का बिंदु गुणन, डॉट प्रोडक्ट। बल कितना है हमारे पास, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, वेक्टर डी कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये याद रखिए, चाहे आप बिंदु दिए गए a की स्थिति बनाइए, बिंदु दिया गया b की स्थिति बनाइए, माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, a का गुणा आई कैप से x अक्ष की दिशा x अक्ष की वैल्यू कितनी है 1 और दिशा आई कैप जोड़ना है, तो 1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3 k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर कितना है, स्थिति तो पता चल गई OA OB, तो OB में से OA घटाएंगे तब ये AB पता चलेगा, क्योंकि कण कहां से कहां जा रहा है, पहले A था फिर कहां पर गया B पर, B की स्थिति, ठीक है। तो वैसे भी निकालिए आप, चाहे डायरेक्ट निकालिए, बिंदु से बिंदु घटाइए और उसी के साथ i j के जोड़ दीजिए, बस वही मान कितना आएगा, i का i से 2 1 2, i का i से गुणा 1, यहाँ पर कितना 1 2 1 2, j का j के साथ गुणा 1, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ कितना 1 1 1 1, k का k के साथ गुणा 1, 2 1 2 2 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। हमें लाना कितना था भैया, हमें आंसर में लाना था 5 यूनिट, यही हमको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है 6,
क्वेश्चन नंबर कितना है 6। क्या कह रहा है, दो बलों पी वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप व q वेक्टर i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप किसी कण को बिंदु a से b तक हटाने का कार्य करते हैं। a से b तक एक कण है जिसको बिंदु a से b तक हटाया जाता है। a से शुरू करते हैं b तक लेकर के जाते हैं, जहां a बराबर -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप व b बराबर 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप सिद्ध करना बलों द्वारा किया गया कार्य 29 इकाई है। तो सबसे पहले परिणामी बल कितना आएगा, परिणामी बल मतलब दोनों बलों का योग, परिणामी बल यानी वेक्टर F बराबर कितना आ जाएगा, जो पहला बल P दूसरा बल कौन सा है Q, इन दोनों को जोड़ देना है। तो वेक्टर F बराबर वेक्टर Q, P कितना है भैया, P हमारे पास कितना दिया गया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, 2i माइनस 3j प्लस k। वेक्टर Q कितना है i प्लस 5 i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। कितना आ जाएगा नेट बल, नेट बल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2i यहाँ पर 1i, कितने आई हो गए 3i, और 5 में से 3 गए जे, तो कितने जे बचे 2j बचे, माइनस 3 और प्लस का 1, 3 माइनस के 1 प्लस के, तो माइनस के 2 कैप बचेंगे, 2k कैप बचेंगे। बल मिल गया। अब क्योंकि a से b तक हटाया जाता है तो ab कितना आ जाएगा, ab आ जाएगा b माइनस a, a से b तक हटाया जाता है ना, कण a से b तक हटाया जाता है तो कितना आ जाएगा b माइनस a, b माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये तो होता है विस्थापन। अंतिम स्थिति b, प्रारंभ में क्या स्थिति थी, जहां से शुरू करेगा वो उसकी पहली स्थिति, जहां तक जाएगा वो उसकी अंतिम स्थिति। b कितना दिया गया है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप माइनस a वेक्टर कितना दिया गया है -2i, चिन्ह बदल जाएंगे, -2i था प्लस 2i, -5j हो जाएगा, प्लस में था, प्लस 7 था तो -7k का। विस्थापन यही है हमारा, वेक्टर डी या वेक्टर एस कह सकते हैं। कितना आ जाएगा 2i 3i कितने हो गए 5i, 7i में से 5i गए 5j गए, 7j से 5j जाएंगे 2j बचेगा, 2k है 7k है -5k आएगा। कार्य कितना आ जाएगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना भैया 3i प्लस 2j माइनस 2k, डॉट प्रोडक्ट लेना, वेक्टर डी यानी विस्थापन कितना आया हमारे पास, ये आया 5i प्लस 2j माइनस 5k। सॉल्व करते हैं, तीनों पक्षी 15, k का k से i का i से 1, 2 दूनी 4, j का j से 1, माइनस माइनस प्लस 2 पंची 10, k का k से 1। कार्य कितना आ जाएगा 15 एकन 15, 4 एकन 4, 10 एकन 10, 10 15 25 और 4 29 इकाई यानी यूनिट्स। ये बन गया इसका आंसर। और कितना लाना था 29 यूनिट ही लाना था, तो इसलिए ये हो गया हमारा रूट। ठीक है भैया, चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी कण पर 3 बल P वेक्टर कामा Q वेक्टर व R वेक्टर एक साथ कार्य करते हैं। इनके कारण कण बिंदु 2i कैप प्लस 5j कैप से बिंदु 6i कैप प्लस 9j कैप तक विस्थापित होता है। यदि P वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, Q वेक्टर इज इक्वल्स टू 3j कैप प्लस 4k कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप, 3j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर r इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो तो सिद्ध कीजिए बलों द्वारा किया गया कार्य 44 इकाई होगा। तो ये 3 बल दिए गए, तो ये परिणामी बल कितना होगा, उससे पहले हम देखेंगे कि विस्थापन A से कहां तक हो रहा है, B तक हो रहा है। A से कहां तक हो रहा है, B तक हो रहा है विस्थापन, यानी बल लग रहा है। और साथ ही साथ स्थितियां इनकी दी गई हैं, A की स्थिति दी गई, B की स्थिति, तो विस्थापन कितना हुआ हमारे पास, A की स्थिति पता है O के सापेक्ष, B की पता है O के सापेक्ष, A से B तक विस्थापन निकालना है। A से B तक विस्थापन AB वेक्टर बराबर क्या होता है, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर।
ओबी वेक्टर कितना है भैया 6i प्लस 9j माइनस ओए वेक्टर, चिन्ह भैया बदल जाएंगे 2i माइनस का 5j। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसका विस्थापन, ए और बी के बीच विस्थापन। 6 में से 2 गया कितना बचा 4i, 9 में से 5 गया कितना बचा 9 में से 5 गया कितना बचा 4j। हो गया। आप चाहें तो यहां से विस्थापन का परिमाण और इन तीनों से बल का परिमाण निकाल करके W बराबर FD से लगा सकते हैं, चाहे डॉट प्रोडक्ट पूरा लगाइए कोई दिक्कत नहीं। तो परिणामी बल कितना होने वाला है ये भी देख लेते हैं। परिणामी बल यानी वेक्टर F बराबर E वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर। वेक्टर F बराबर तीनों को जोड़ दीजिए 4 0 5 कितने हो गए 9i गए, 1 3 और 1 4 में से 2 गया 2 बचा प्लस का j कर, फिर 3 माइनस के 4 प्लस के 1 के कर 1 के कर और 2 के कर। अब कार्य का फार्मूला पता है W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर, F कितना है 9i प्लस 2j प्लस 2k कर और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ विस्थापन 4i प्लस 4j प्लस 0 की, ये तो दिया नहीं गया 0 मान लेते हैं, गुणा कराते हैं 9 चौक 36 प्लस i और i1 ही हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 2 0 कितने यूनिट 44 यूनिट आंसर। और यही हमको प्रूव भी करना था भैया, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन के दो स्थिर बल एक कण पर लगे हैं जिससे यह कण बिंदु A 20, 15, 0 से बिंदु B 0, 0, 7 को विस्थापित हो जाता है। यदि लंबाई की इकाई मीटर तो सिद्ध कीजिए कण पर बल के द्वारा किया गया कार्य 48 जूल होगा। तो यह बल दिए गए ए से बी का विस्थापन हो रहा है, कार्य इतना सिद्ध करना है। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा बी माइनस सी, ये तो पढ़े 0 में से घटाइए 20 कितना बचा 0 माइनस 20, एक्स वाला है तो आई कैप प्लस 0 में से ए वाला घटाइए भाई बी में से ए वाला, बी में से ए वाला 15 जे कैप प्लस 7 में से कितना घटाएंगे उधर 0 के कैप, कितना आ जाएगा ए बी वेक्टर को हम क्या मान लेंगे इन दोनों के बीच हम विस्थापन मान लेंगे डी वेक्टर बराबर। सॉल्व करेंगे ये माइनस का 20 आई कैप और माइनस का 15 जे कैप और ये प्लस का 7 के कैप। बल नेट कितना लग रहा है नेट बल नेट फोर्स या परिणामी फोर्स रिजल्टेंट F वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, जोड़ दीजिए भैया कितना आएगा एक आई में 4i जोड़ेंगे तो 5i का माइनस 5 प्लस 2 माइनस का 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1, ये किस में वैल्यू है न्यूटन में और ये किस में वैल्यू है मीटर में। बल मिल गया है विस्थापन मिल गया है, अब हम क्या करेंगे कार्य करेंगे। W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर, F वेक्टर हमारा कितना है 5i माइनस 3j प्लस 1k का डॉट विस्थापन कितना है हमारे पास माइनस 20i 15j का 7k का, आई का आई से 20 पंचे 100 माइनस माइनस प्लस 15 दिया 45 प्लस माइनस का गुणा प्लस प्लस का प्लस 7 एकड़ 7 15 7 52 100 से घटाएंगे माइनस 48 जूल आ जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना था प्लस 48 जूल। अब प्लस कब आएगा जब विस्थापन जो
याद रखिए यहाँ बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग है, तभी कार्य क्या आया है माइनस। अगर हम विस्थापन ए से बी कर रहे हैं तब हमारा कार्य किसमें आया है, निगेटिव में आया है, मतलब निगेटिव का 48 जूल आया। अगर हम यही कार्य ए से बी ना करके बी से ए करेंगे तो हमारा कार्य कितने जूल आएगा, 48 जूल आएगा। तो उसके लिए प्लस 48 जूल के लिए कार्य बी से ए की ओर करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos c। हमको प्रूफ करना है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ठीक, जो कैपिटल सी है वो कोण की बात कर, और जो स्मॉल लेटर के एबीसी है ये इन कोण के सम्मुख भुजा है, इन कोण के संगत भुजाएं। जैसे कोण, जैसे हमने ले लिया कोण ए, कोण ए के संगत भुजा वेक्टर कौन सा हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर के रूप में लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर कोई मतलब नहीं। कोण सी के संगत भुजा क्या हो जाएगी, कोण सी के संगत भुजा क्या हो जाएगी, वेक्टर सी हो जाएगी। और कोण बी के संगत भुजा क्या हो जाएगी, वेक्टर बी। आप अगर डायरेक्शन देना चाहे तो ये हो जाएगी इन वेक्टरों की डायरेक्शन। तो याद रखना हमको प्रूफ करना सी स्क्वायर के इक्वेशन। ठीक भैया, अब प्रूफ करते हैं। तो त्रिभुज नियम से, त्रिभुजों के योग नियम से, त्रिभुज का योग नियम क्या है, त्रिभुज का योग नियम क्या है, चाहे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ज्या को जरू, चाहे ऐसे ही लगाइए। त्रिभुज का योग नियम क्या है कि त्रिभुज की अगर सभी भुजाओं को हम जोड़े, ठीक है, क्रम से जोड़े तो उनका योग 0 आता है, सदिश योग उनका 0 होता है। जैसे वेक्टर ए प्लस ये हो गया वेक्टर बी प्लस ये हो गया वेक्टर सी, तो इनका योग कितना आता है, 0 आता है। विस्थापन इनका कितना हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए भैया, सी एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए। तो वेक्टर सी बराबर ए और बी इधर आएंगे तो माइनस लगा करके हम ब्रैकेट में ले जाएंगे। तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और इधर आएंगे तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, देन वी गेट, हमें क्या प्राप्त हो, वेक्टर सी का स्क्वायर जो कि सी स्क्वायर ही होगा। किसी भी सदिश का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, उसी के स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। अरे भैया इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो माइनस से खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने फार्मूला भी इसका बताया था सबसे पहले वीडियो में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ ए वेक्टर का स्क्वायर आएगा, लेकिन किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो उसके परिमाण के बराबर होता है। तो इतनी सारी चीजें हमको मिल गया। अब हमको इससे मतलब ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी दो सदिशों का बिंदु गुणन क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा, यानी दोनों सदिशों के बीच बना कोण। अगर ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है थीटा, ये है। अब यहां पर वेक्टर ए कहां पर है भैया, ये देखिए वेक्टर ए की डायरेक्शन ये हो गई और वेक्टर बी की डायरेक्शन ये हो गई। अब इन दोनों के बीच कोण कैसे बनेगा, बाहर से बनेगा, क्योंकि ये है हमारा वेक्टर ए। अब वेक्टर ए से बी के बीच कोण, ए से बी के बीच कोण, अगर ए की डायरेक्शन इधर होती तब हम ए से बी ले जाते, लेकिन ये ए की डायरेक्शन इधर है, तो ये डायरेक्शन है ए की डायरेक्शन से बी के बीच कोण।
ए की डायरेक्शन से बी के बीच कोण बाहर से बनेगा कि अंदर से? अंदर से तो बनेगा नहीं। अंदर से किसका बनेगा? अंदर से तो बन ही नहीं पाएगा, अंदर से तो ये कुछ थोड़ी बनेगा। ये ए की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच कोण ये है, ये हमारा है थीटा। अब थीटा होगा कितना? ये कोण क्या होता है? ए है तो ये कोण ए, ये बी था तो ये कोण बी, ये सी है तो ये कोण सी। सी और थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सी और थीटा को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 आएगा, सबको पता है। सी और थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। हमको थीटा चाहिए तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 180। सी इधर जाएगा माइनस बहिष कोण। ठीक, चाहे इसको ए प्लस बी लिखिए, चाहे क्रमित, सबको रैखिक युग्म कोण पता है, ये पूरा का पूरा कोण 180 अंश होता है। तो सी और थीटा जोड़ेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी थीटा की। फार्मूला लगाएंगे। थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा है वेक्टर ए और बी के बीच बना कोण, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। थीटा मतलब ए और बी के बीच कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है, और थीटा की वैल्यू कितनी? कॉस 180 अंश माइनस कोण सी, और कॉस 180 अंश माइनस थीटा माइनस कॉस होता है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। 180 में चेंज होगा नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है तो उसमें तो कोई साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का चिन्ह आगे 2ab cos c, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक कण दो स्थिर बलों 4,1,-3 तथा 3,1,-1 द्वारा बिंदु 1,2,3 से बिंदु 5,4,1 तक विस्थापित हो जाता है। सिद्ध कीजिए बल द्वारा किया गया कार्य 40 इकाई। तो दो बिंदु बल है, बिंदु हैं उनके बल। पहले वाले बल का मान कितना होगा? बिंदु से निकालते हैं 4, x का मान, y का मान, j का मान, डायरेक्शन के साथ देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? 4, ये मान हो गया दिशा, x अक्ष की दिशा i का प्लस 1j का माइनस 3k का। F2 कितना होने वाला है? 3i का प्लस 1j का माइनस 1k का। इन दोनों के द्वारा बल कितना आ जाएगा? नेट बल या परिणामी बल कितना होता है? F1 प्लस F2, क्योंकि कोई डायरेक्शन तो दी नहीं गई है। जोड़ेंगे तो 4 3 7 i कैप, और 1 और 1 2 j कैप, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 k कैप। ये बन गया हमारा F नेट। इसको कहते हैं परिणामी बल। कौन सा बल कहते हैं? परिणामी बल। तो यह परिणामी बल तो हमको पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है? विस्थापन A से B के बीच। तो विस्थापन कितना आ जाएगा? अर्थात ए बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? B माइनस ए। बी की स्थिति सदिश से ए की स्थिति सदिश घटाएंगे, या बिंदु B से बिंदु A के मान घटाएंगे। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 i कैप। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 j कैप चिन्ह के साथ। 1 में से 3 गया, माइनस 2 बचेगा, और ये k कैप। कार्य निकालना है, और कार्य का फार्मूला हम लोग जानते हैं, W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो F वेक्टर हमारा कितना है? 7i प्लस 2j माइनस 4k का डॉट प्रोडक्ट D के साथ 4i प्लस 2j माइनस 2k। क्या गुणा करिए, i का i के साथ 28, प्लस था प्लस 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 ही हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 4 12 और 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 40 यूनिट। ये आ जाएगा वर्क डन बाय फोर्स, बल द्वारा किया गया कार्य, और यही हमको लाना था, और यही हो गया यहाँ पर प्रूफ। ठीक है, और यही के साथ दी एंड हो रही है एक्सरसाइज 20.2 या 18.2 के क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लेट में आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के जब तक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए
तब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, बस यही खास बात है और कुछ नहीं। पढ़ाएंगे तो एकदम बेस्ट से बेस्ट पढ़ाएंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बस और कुछ नहीं। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।